आज मैं आपको एक ऐसे शहर का नाम बताऊंगा जिसका नाम शायद आपने सुना भी हो या नहीं भी सुना हो। ये ऐसा शहर है जिसका नाम मैंने तो अपने बचपन में खूब सुना था। इस शहर का नाम था टिम्बकटू। क्या आपने भी ये नाम सुना था पहले? अगर आपने ये नाम पहले सुना था तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। टिम्बकटू एक ऐसा शहर था जो लगभग 300 साल तक फलता फूलता रहा। आखिर क्या थी इस टिम्बकटू शहर की कहानी? चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान, लगभग 94 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला रेत का समंदर, और यही समंदर बड़े बड़े शहरों को निगल गया था। और यहीं पर रात के सन्नाटे में कुछ लोग हाथों में बक्सा लेकर एक सुनसान गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसी बक्से में एक खास खजाना था जिसे वे अपनी जान की बाजी लगाकर सुरक्षित कर रहे थे। आखिरकार वो गुफा तक पहुंचते हैं और इस बक्से को सुरक्षित छुपा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बक्से में क्या था। इस बक्से में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि इस बक्से में थी किताबें, और ये वो किताबें थी जो हीरे जवाहरात या फिर सोने से भी ज्यादा कीमती हुआ करती थी। ये किताबें उस शहर से आई थी जहां इन किताबों को सोने से तोला जाता था, और ये प्राचीन शहर था टिम्बकटू। देखिए, टिम्बकटू अपने जमाने में दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में से एक था, और यहाँ पर किताबों का खास महत्व हुआ करता था। इन किताबों का महत्व यहाँ पर इतना ज्यादा था कि जब भी यहाँ पर शादियां होती थी तो दहेज में किताबें दी जाती थी। टिम्बकटू शहर को लेकर सूडान में कहावतें भी थी। उनमें से एक कहावत थी, नमक उत्तर से आता है, सोना दक्षिण से आता है, लेकिन ज्ञान का खजाना केवल टिम्बकटू में मिलता है। लेकिन बात यह है कि 300 सालों तक लगातार फलता फूलता समृद्ध शहर आखिर बर्बाद कैसे हुआ? टिम्बकटू शहर एक जमाने में भारत को टक्कर दिया करता था। भारत से भी बहुत सारी किताबें यहाँ पर लाकर जमा की गई थी। चलिए जानते हैं आखिर ये शहर कैसे बसा और कैसे ये शहर इतना अमीर बन गया, और आखिर यहाँ की किताबों को क्यों जला दिया गया। टिम्बकटू शहर की कहानी की अगर हम बात करें तो टिम्बकटू शहर आज के माली के अंदर था। टिम्बकटू शहर आज के माली देश के अंदर हुआ करता था। इस शहर की नाइजर नदी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी थी, और इसे बसाने वाले थे तुआरेग कबीलाई लोग। और यहाँ की मान्यताओं के अनुसार टिम्बकटू नाम एक बूढ़ी महिला के नाम पर पड़ा था। इस महिला को तुआरेग लोग यहाँ पर कैंप की निगरानी के लिए छोड़कर गए थे। देखिए, महिला के अलग अलग नाम बताए जाते हैं, जैसे टोम्बकटू, टिम्बकटू या बकटू, और इस नाम का अर्थ था बड़ी कमर वाली महिला। और बहुत सारे लोग मानते हैं कि इसी के नाम पर इस शहर का नाम टिम्बकटू पड़ा। देखिए, शुरुआती दौर में यहाँ पर कुछ ही लोग बसे थे, मतलब एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। लेकिन 1100 ईस्वी के बाद व्यापार के दो अहम रास्तों के बीच में होने की वजह से ये शहर बहुत अमीर हुआ। एक तरफ था अफ्रीका महाद्वीप के दुर्गम इलाकों से सोने को लाने वाला रास्ता, और ये रास्ता नमक के कारोबार करने वाले रास्ते से टिम्बकटू में मिलता था, और यहीं पर कई लोगों द्वारा लाए गए सोने और नमक की अदला बदली की जाती थी, और यहीं पर गुलाम और हाथीदार जैसी चीजें बेची जाती थी। और इसी के चलते साल 1300 आते आते टिम्बकटू अमीर होने लगा था। देखिए, पूरे यूरोप में अफवाह फैल चुकी थी कि टिम्बकटू के पास अथाह दौलत है, और इसी से जुड़ी एक कहानी भी चलती है। कहानी है माली के राजा मंसा मूसा की। कहा जाता है कि साल 1324 में वे मक्का की यात्रा पर गए। इनके साथ लगभग 60,000 गुलाम थे, कई नौकर चाकर थे, और इतना सोना था कि इस दौरान मिस्र के कायरो में सोने के दाम घट गए थे। सोने की कीमतें बहुत नीचे आ गई थी, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोई चीज अगर बहुत मात्रा में मिलने लग जाए तो उसके दाम घट जाते हैं। अरब यात्री था इब्न बतूता। जब वो गधे के ऊपर सवार होकर पूरी दुनिया की यात्रा पे निकला तो वो इस टिम्बकटू शहर से भी गुजरा, और उसने इस शहर का बखान बहुत विस्तृत तरीके से किया। और उसने टिम्बकटू शहर की व्याख्या इस तरह से की कि यूरोपियन कभी इन चीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यूरोप में जहां लोग बर्फ, ठंडे और प्लेग से मर रहे थे, वहीं टिम्बकटू की गलियां सोने से लदी हुई थी, और यूरोप के लोग इस तरह की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दक्षिण के सहारा में छिपा ये स्थल किसी भी अजूबे से कम नहीं था। लेकिन इस शहर की पहचान सोने से ज्यादा किताबों से हुई।
देखिए, दौलत आने के बाद माली के राजाओं ने यहाँ पर तमाम शिक्षा के केंद्र खोले। मूसा के शासन में यहाँ पर बहुत सारी इमारतें बनाई गई। शुरुआत में यहाँ पर इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण मस्जिदें बनाई गई, जहाँ पर लगभग 25,000 लोग इस्लामिक शिक्षा की तालीम लिया करते थे। लेकिन इसके बाद टिम्बकटू का स्वर्णिम काल आया सांगाई साम्राज्य में, और इसी साम्राज्य के अंदर शिक्षा शहर के केंद्र तक पहुंची। इस्लामिक शिक्षा के अतिरिक्त यहाँ पर गणित, खगोल, चिकित्सा और कानून की भी पढ़ाई होने लगी, और धीरे धीरे यहाँ पर ज्ञान का भंडार होने लगा। यहाँ के लोग किताबों को अच्छा महत्व देने लगे, और कहानियों में ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर किताबें पैसों की तरह यूज की जाती थी। किसी भी परिवार की रईसी उसके पास मौजूद किताबों और लाइब्रेरी से जानी जाती थी। इसके साथ ही वहाँ पर दहेज में किताबों का लेन देन हुआ करता था। यहाँ पर एक जाने माने विद्वान हुआ करते थे, अहमद बाबा, जिन्होंने कुल 40 किताबें लिखी कि अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में हजारों किताबें हुआ करती थी। और ये वो समय था जब औसत यूरोपी के पास 100 से कम किताबें हुआ करती थी। बाद में टिम्बकटू में इनके नाम से एक लाइब्रेरी भी बनाई गई। इसके बाद यहाँ पर हमलावरों और चोरों का आक्रमण शुरू हो गया, और कुल मिलाकर लगभग 18,000 पांडुलिपियां इन चोरों और हमलावरों से बच पाई थी, जिन्हें संजोकर रखा गया था। लेकिन फिर एक समय बाद ज्ञान के स्वर्णिम केंद्र का पतन होना शुरू हो गया। बड़ी संख्या में किताबें खो गई। 1591 में मोरक्को की सेनाओं ने टिम्बकटू पर हमला कर दिया और इसे अपने कब्जे में ले लिया। मोरक्को की फौज ने अहमद बाबा समेत तमाम विद्वानों को कैद कर लिया। टिम्बकटू की लाइब्रेरियों को जला दिया गया, और साल दर साल इनकी लाइब्रेरी पर कई हमले किए गए। इतिहासकार बताते हैं कि 18वीं सदी में यहाँ सूफीवादियों का कब्जा हुआ, जिन्होंने तमाम गैर मजहबी किताबों को जलाया और तबाह कर दिया। इसके बाद 1894 में फ्रेंच यहाँ पर हमला करते हैं। हजारों पांडुलिपियों को चुरा लिया जाता है, और अब फ्रेंच यहाँ की आधिकारिक भाषा बन जाती है, और आने वाली पीढ़ी अपनी इस प्राचीन धरोहर, अपनी प्राचीन किताबों से वंचित रह जाती है। हालांकि पढ़ने की परंपरा यहाँ के बहुत से परिवारों ने कभी नहीं छोड़ी। कुछ परिवारों ने खुफिया लाइब्रेरी बनवाई और फिर किताबों को यहाँ लाकर छुपा दिया। आम नागरिकों ने सदियों तक इन किताबों की रक्षा की। बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भुखमरी फैली, लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी इन किताबों का सौदा नहीं किया। लेकिन समय के साथ और मौसम की मार के चलते ये सब चीजें तबाह हो गई, या फिर हो सकता है कि ये तमाम किताबें कहीं ना कहीं जमीन के नीचे किसी गुप्त गुफा के अंदर अभी भी छिपी हुई हो। ये थी कहानी एक ऐसे शहर की जिसका नाम हमने कभी ना कभी सुना जरूर था, और इसका नाम हमेशा मस्खरी या मजाक के तौर पर लिया जाता रहा है। लेकिन ये एक ऐसा शहर था जो एक टाइम पर अपने ज्ञान के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था, और फिर धीरे धीरे इसका पतन होता गया। आज की कहानी अगर आपको पसंद आई तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।